चैप्टर 6 से का डिडक्शंस है बड़ा वाइटल। टेस्ट के पेपर का शायद ही कोई चैप्टर होगा जो इसके बिना हैंडल हो जाए, इसलिए हर स्टूडेंट को डिडक्शंस चैप्टर पे और टीडीएस चैप्टर पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड रखना चाहिए। अच्छी बात क्या है कि आज होने वाला है डिडक्शंस और कल होने वाला है टीडीएस, तो आने वाले 3 दिन आज कल परसों यदि कोई बच्चा शिद्दत से पढ़ लिया तो उसका काम हो गया। तो सर हम लोग तो शिद्दत से पढ़ेंगे। आज का हमारा शेड्यूल ये है कि आज हम लोग ये सारे डिडक्शंस 1 बाय 1 पलटेंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूट का मैथ भी पलटेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड कि ये सब करने में कम से कम 2.5 आवर और ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 घंटे देने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक डिडक्शन चैप्टर 6 से। व्हाट इज द थीम, क्या चैप्टर है ये? इसमें दिया हुआ है कि पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम निकालने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है और उस ग्रॉस टोटल इनकम से आपको कुछ कॉमन डिडक्शंस मिलते हैं विच आर नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर हेड। सभी हेड का मिला के वो डिडक्शंस है। वो डिडक्शंस को हम लोग बोलते हैं चैप्टर 6A के डिडक्शंस। चैप्टर 6A का सेक्शन शुरू होता है सेक्शन 80 से लेके और ये चलता है 80U तक। सेक्शन 80A में कुछ कॉमन बातें दी हुई है जो सारे सेक्शंस पे ऑलमोस्ट अप्लाई होती है। उसमें से पहली बात है कि कोई भी सूरत पे डिडक्शंस कैन नॉट एक्सीड जीटीआई। आपका डिडक्शंस के कारण कभी लॉस नहीं हो सकता। दूसरा, डिडक्शंस आपको कुछ कैपिटल कुछ इनकम से नहीं मिलेगा, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स एंड कैजुअल इनकम। इन सब से आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। अगले साल से बिटकॉइन की इनकम पे भी 30% टैक्स लगने वाला है, वहां पे भी बोला हुआ है डिडक्शंस उसमें नहीं मिलेगा, बट इस साल वो आपके सिलेबस में नहीं है। डिडक्शंस क्लेम करने में एक चैप्टर सी बार बार आपके सामने आएगा। चैप्टर सी, आप पहले इस चैप्टर सी को अच्छे से समझ लीजिए। चैप्टर सी में आते हैं सारे डिडक्शंस जो 80I से स्टार्ट होते हैं और 80RRB तक चलते हैं। 80I से स्टार्ट होते हैं और 80RRB तक चलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से पार्ट सी। और ये पार्ट सी के डिडक्शंस लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और यदि आपने रिटर्न में डिडक्शंस क्लेम नहीं किया तो आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। कौन से? 80QQB, 80RRB, 80IA, 80IB एक्सेट्रा। उसमें एक और कंडीशन डाला, जैसे वो इस साल मेरे साथ भी हुआ। मैं 80QQB क्लेम करता हूँ, डिडक्शंस फॉर रॉयल्टी 3 लाख। इस साल मेरे पास एक नोटिस आई, 143(1) की नोटिस आई कि आपको 80QQB कैसे दे, आपने तो रिटर्न लेट भरा है। तो मैंने बोला रिटर्न लेट नहीं भरा भैया, रिटर्न टाइमली भरा, उसके बाद रिवाइज किया है। तो द मैसेज इज दैट कि 80IA से लेके 80RRB के जो डिडक्शंस है वो आपको नहीं मिलेंगे यदि आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है। तो उसके लिए रिटर्न आपको 139(1) में यानी टाइमली फिल करना पड़ेगा। ये थी कॉमन बातें। एक बात कॉमन बातें दिमाग में फिर से स्टोर करो क्योंकि वो स्किप हो जाती है। पहली बात, ये आपका डिडक्शंस कभी भी टोटल इनकम से ज्यादा, जीटीआई से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरा, 3 इनकम से कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा, एलटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर एंड कैजुअल इनकम। बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लैंड से डिडक्शंस मिल जाएगा क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लैंड से चैप्टर 6 के डिडक्शंस मिल जाएंगे क्या? एंड आंसर इज कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से चैप्टर 6 के डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। लेकिन कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। आप ऐसे समझ लो 10%, 15%, 20% और 30% ये जो टैक्स लगता है ना स्पेसिफिकली, उनसे डिडक्शंस नहीं मिलता। तो आपको ईज हो जाएगा याद करने में। लेकिन सही तरीका वही है क्या? एलटीसीजी,
और एसटीसीजी ऑन शेयर एंड कैजुअल इनकम, इन 3 इनकम से कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगा। पार्ट सी वाले डिडक्शंस क्लेम करने हैं तो रिटर्न में दिखाना पड़ेगा और रिटर्न टाइमली भरना होगा, तभी डिडक्शंस आपको मिलेंगे। ओवर। अब हम लोग आते हैं एक एक करके सेक्शंस में। हर सेक्शंस में आपको बस 4 बातें ही सीखनी है। टू whom it is applicable, what condition need to be satisfied, what shall be the quantum of deductions, and if there is any specific note. So we are starting with वन बाई वन, कोई प्रायोरिटी नहीं है, बस ऐसे ही चलते जाएंगे, जैसे जैसे सेक्शन आते जाएगा वैसे वैसे चलते जाएंगे। पहले हमने स्टार्ट किया एटीसी से। एटीसी is applicable to individual and HUF no matter whether you are resident, non-resident, Indian citizen or foreign national, no matter. All individual and all HUF are qualified for ATC. What you need to do, you need to make a specified expenditure or specified investment. What is specified expenditure? What is specified investment? तो there is a big list. वो लिस्ट आपको फॉलो करनी है। उस लिस्ट में आपको जो जो इन्वेस्टमेंट के मोड दिए हुए वह इन्वेस्टमेंट करिए, और जो जो एक्सपेंडिचर बताया हुआ वो एक्सपेंडिचर करिए। हमने इसको शॉर्ट करने के लिए कोड बना दिया है, हमारा नया इन्वेस्टिगेशन उस फालतू लालू को पॉलिटिक्स रबड़ी ने सिखाया, संजय मुंद्रा। ये आपके वो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट की लिस्ट है। एच फॉर हाउसिंग लोन रिपेमेंट, एन फॉर नबार्ड के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट, यू फॉर, ध्यान देना, यूलिप में इन्वेस्टमेंट, इस साल यूलिप बहुत गेन किया हुआ है, एफ फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर 5 years और मोर, एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सी फॉर बच्चों की पढ़ाई चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंडिचर, पी फॉर पीपीएफ, एस फॉर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एन फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एस फॉर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड आई सेड हियर, तो यह सुपर एन्यूएशन फंड, एंड एस फॉर सुकन्या समृद्धि प्लान, और एम फॉर योर फेवरेट म्यूचुअल फंड। इन सब में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शंस मिलेगा। मैं ये लिस्ट ऑलरेडी कट करके लाया हूँ, बहुत इसमें छटाई करके सब प्रिसाइज किया है, आप और प्रिसाइज मत कर देना, इतने नाम तो याद रखने पड़ेंगे। या हमारा नया इन्वेस्टिगेशन उस फालतू लालू को पॉलिटिक्स रबड़ी ने सिखाया, संजय मुंद्रा। ठीक है, अब इसमें भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हाउसिंग लोन की बात करें तो हाउसिंग लोन में आप जब हाउसिंग लोन का रीपेमेंट करते हो तो उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे किया ना, उसका आपको डिडक्शंस मिलेगा। इंटरेस्ट जो आपने पे किया उसका डिडक्शंस 80C में नहीं मिलता, उसका 24B में मिलता है। तो जब आप अपने हाउसिंग लोन की EMI चुका रहे हो तो उस EMI के पेपर में आपको स्प्लिट मिलेगा, हाउ मच प्रिंसिपल एंड हाउ मच इंटरेस्ट। खाली प्रिंसिपल पार्ट का 80C क्लेम करिए और इंटरेस्ट पार्ट लिए 24B क्लेम करिए। हाउसिंग लोन रीपेमेंट करना जरूरी नहीं है। यदि आपने इस साल कोई नया हाउस खरीदा है और उसमें आपने एक साथ 40 लाख लगा दिए तो बल्ले बल्ले, दैट इज ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर डिडक्शंस हियर, परंतु मैक्सिमम डिडक्शंस आपको पता है 80C में ज्यादा से ज्यादा मिलता है 1,50,000। इस साल आपने हाउसिंग खरीदा है और इस साल आपने रजिस्ट्री पे खर्चा किया, तो लॉ बोलता है रजिस्ट्री पे जो आपने खर्चा किया दैट इज ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर 80C। ठीक है, तो हाउस परचेज करने में, कंस्ट्रक्ट करने में और हाउसिंग लोन रिपेमेंट करने में या हाउस की रजिस्ट्री कराने में जो भी खर्चा लगा, ऑल आर क्वालिफाइड फॉर 80C। तो आपने सपोज एक 50 लाख का घर खरीदा और उस पर आपने 3.5 लाख की रजिस्ट्री चार्जेस दी, 53,50,000, 53,50,000 यू बोरोड। तो जब तक ये 53,50,000 आपका रिपेमेंट नहीं हो जाता, हर साल 80C क्लेम करते रहिए। ठीक है, हाउसिंग लोन के बाद नबार्ड बॉन्ड में कुछ नहीं बोलना, इंफ्रा बॉन्ड में कुछ नहीं बोलना, यूलिप में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया दैट इज एज गुड एज लाइफ इंश्योरेंस, सो दैट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शंस। FD इन एक्सेस ऑफ FD फॉर 5 years और मोर, उसके लिए आपको डिडक्शंस मिलेगा, कुछ नहीं बोलना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में मुझे कुछ बोलना है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यू कैन पे फॉर योरसेल्फ, योर स्पाउस और योर चाइल्ड। योरसेल्फ, your spouse, no matter whether she is dependent or independent, and your child, no matter whether they are dependent or independent.
इन सब के लिए यदि आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किया, यू विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शंस. बट इफ यू आर पेइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर योर डिपेंडेंट ब्रदर, फॉर योर फादर, फॉर योर मदर, you are not eligible for deductions. Life insurance premium, there is a limit on the quantum of premium. If the policy has been made on or after 1/4/12, then the premium cannot exceed 10% of policy value. And if the life insurance policy has been taken before 1/4/12, then the premium cannot exceed for such policy 20% of the policy value. And in case of handicap, the premium cannot exceed 15% of policy value. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद अगला मैं पॉइंट उठाना चाहूंगा, चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंडिचर. बच्चों की पढ़ाई पे आपने जितना भी खर्च किया, दैट शैल बी क्वालिफाइड फॉर एटीसी, बट द लिमिट इज मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन. कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाइल्ड मेजर है कि माइनर है, वो आपका चाइल्ड है. यू इनकर द एक्सपेंडिचर ऑन हिज और हर एजुकेशन, दैट्स फाइन. परंतु यहाँ पे कौन से एक्सपेंडिचर वो लॉ ने स्पेसिफाई किया, लॉ की भाषा में बात करूं तो ट्यूशन फी. बट ये ट्यूशन फी वो वाली ट्यूशन फी नहीं जो आपने मुझे दी है. यहाँ पे ट्यूशन फी आती है जो आप स्कूल को और कॉलेजेस को या किसी भी फुल टाइम एजुकेशन को देते हो. ट्यूशन फी फॉर फुल टाइम एजुकेशन. तो आपने जो सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, एमबीए इंस्टीट्यूट को दिया है, ऑल आर क्वालिफाइड फॉर एटीसी. आप जो स्कूल फीस ले देते हो दैट इज क्वालिफाइड फॉर एटीसी, बट जो आप प्राइवेट ट्यूशन को देते हो दैट इज नॉट एलिजिबल फॉर एटीसी. आप जो स्कूल के लिए सेशन चार्जेस देते हो दैट इज ऑल्सो क्वालिफाइड, बट यदि आप स्कूल में कोई डोनेशन देते हो तो दैट इज नॉट क्वालिफाइड. Any fees paid for any course which is part of the curriculum that is eligible for ATC, but apart from यदि आप स्कूल की यूनिफॉर्म, स्कूल की बस फीस, स्कूल की किताबों पे खर्च करते हो तो that is not eligible for ATC. एक और इसमें कंडीशन डाली हुई है कि एजुकेशन मस्ट बी इम्पार्टेड इन इंडिया. तो यदि आप MBA करने किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो वहां का एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज नॉट क्वालिफाइड फॉर ATC. बात क्लियर? नेक्स्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन के बाद मुझे इसमें आपको जो नेक्स्ट पॉइंट बताना है वो है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. ये 5 साल का एक पोस्ट ऑफिस का सर्टिफिकेट है जिसमें आज आप पैसे डालिए, 5 साल बाद आपको पैसे मिल जाएंगे. इंटरेस्ट ठीक ठाक मिलता है, 7-8% के अप्रॉक्स, 6 से 7% के बीच में. तो जितना भी आपका इंटरेस्ट है ना वो आपको किसी साल मिलता नहीं है, वो एक्रू होते रहता है. एक साथ मिलता है 5 साल के बाद. तो ये जो NSC इंटरेस्ट है जो आपको अर्न हुआ और जो ऑटो री इन्वेस्ट हो गया, इज NSC इंटरेस्ट क्वालिफाइड फॉर ATC? तो आंसर इज यस, इट इज क्वालिफाइड फॉर ATC. NSC इंटरेस्ट पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगा और बाद में ATC में लेस हो जाएगा. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसलिए ऐड हो रहा है बिकॉज इट इज योर इनकम, और ATC में इसलिए लेस हो रहा है बिकॉज इट इज ऑटो इन्वेस्टेड. बट लास्ट ईयर NSC प्रीमियम, सॉरी लास्ट ईयर NSC इंटरेस्ट, ये अर्न तो हुआ, रिसीव भी हो गया लास्ट ईयर NSC इंटरेस्ट, क्योंकि ये रीइन्वेस्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि 5th ईयर आ गया. तो ऐसे में 5th ईयर का NSC इंटरेस्ट, लास्ट ईयर का NSC इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो ऐड होगा बिकॉज अर्न हुआ है, लेकिन ATC में एलिजिबल नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट रिसीव्ड, बिकॉज इट इज नॉट ऑटो इन्वेस्टेड. आपको एग्जाम्स में जब समझ दिया जाएगा इस टॉपिक पे तो कुछ ऐसे दिया जाएगा कि NSC इंटरेस्ट 40,000 इंक्लूडिंग लास्ट ईयर इंटरेस्ट 5,000. तो इस सम को हैंडल करने के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगा 40 और ATC में लेस होगा 35. आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर. नेक्स्ट, हमारा नया इन्वेस्टिगेशन, उस फालतू लालू को पॉलिटिक्स रबड़ी ने सिखाया. संजय मुंद्रा, सुकन्या समृद्धि प्लान और म्यूचुअल फंड. सुकन्या समृद्धि प्लान यदि सब में आया तो उसका इंटरेस्ट भी आएगा. ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि प्लान इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ठीक है. ATC में आपने जितना भी क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में पैसे लगाए उन सब का आपको डिडक्शंस मिलेगा 1,50,000 विथ वन मोर कंडीशन, द अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड बाय एंड ऑफ प्रीवियस ईयर.
यदि आप अप्रैल में पैसे लगाते हो तो डिडक्शंस अगले साल मिलेगा, इस साल तो मार्च तक में इन्वेस्टमेंट करना था। अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, मैंने आपको बता दिया, और छोटी छोटी बातें मैंने आपको और बता दी जो यहाँ पे नोट नहीं कर पाए। आई होप सारे प्रोविजंस क्लियर। वी शुड मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। अगला सेक्शन है 80CCC। म्यूचुअल फंड में वॉट एवर अमाउंट यू इन्वेस्ट दैट इज एलिजिबल फॉर ईयर। ठीक है, सुकन्या समृद्धि प्लान से जो पैसा आएगा वो एग्जाम्प्ट है, नहीं इंटरेस्ट टैक्सेबल। 80CCC में आ गए हम लोग, क्या लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान। 80CCC इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडिविजुअल बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एचयूएफ। 80CCC के लिए मैंने कोड बनाया छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भैया क्या छोड़े, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे छोड़ो, क्योंकि 80CCC का ऑप्शन ये है कि इंडिविजुअल आप किसी पेंशन प्लान में पैसे डाल दो, क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा तो पैसे यहीं से आएंगे। आप एक किसी भी पेंशन प्लान में, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान में पैसे ला दीजिए। इसमें पैसे ला दीजिए लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान, भले वो LIC का एन्युटी प्लान हो या रिलायंस का एन्युटी प्लान हो या बजाज का एन्युटी प्लान हो या ICICI प्रूडेंशियल का एन्युटी प्लान हो, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वालों का एन्युटी प्लान हो, उसमें आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम आप जितना भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे उसका आपको डिडक्शंस मिलेगा, बट मैक्सिमम 1,50,000। 1,50,000 से ज्यादा आपको डिडक्शंस यहां पे नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान में आपने जितने पैसे डिपॉजिट किए, जब जब आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको डिडक्शंस मिल रहा है। जब पेंशन की मैच्योरिटी आएगी तो उससे आपको पेंशन मिलेगा। तो जब भी जिसको भी, आई रिपीट, जब भी जिसको भी वो पेंशन मिलेगा उस समय रेसिपिएंट का हाथ में, रेसिपिएंट का हाथ में वो पेंशन विल बी टैक्सेबल। तो यदि SSC की डेथ हो जाने के बाद उसने लीगल एयर को पेंशन मिलना शुरू हो गया तो कोई बात नहीं, लीगल एयर के हाथ में टैक्स। तो इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है, लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान आपको ध्यान रहता है, इंडिविजुअल भी आपको ध्यान रहता है। दो चीजें बच्चे मिस करते हैं, एक आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड दूसरा पेंशन शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। अगला सेक्शन मैंने उठाया 80CCD। 80CCD मैंने इसका कोड बनाया कर्मचारी कंट्रीब्यूशन 2। कर्मचारी कंट्रीब्यूशन 2 मतलब कोई भी एम्प्लॉई या कोई भी बंदा, कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी बंदा, दैट मीन्स इट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडिविजुअल वेदर यू आर एम्प्लॉयड और वेदर यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। But you must be individual. You might be resident, non-resident, that does not affect the provision. You are an individual. You are making a contribution in NPS और अटल पेंशन योजना, दोनों में से कोई भी नाम में एग्जाम में पूछे तो देख लेना। यदि आप अटल पेंशन योजना या NPS में पैसे लगाते हो तो जितने भी पैसे आप यहां पे इन्वेस्ट करोगे उसका डिडक्शंस मिलेगा, बट थोड़ी लिमिट है, वो लिमिट मैं एक करके लाऊंगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू आर इंडिविजुअल, यू मे बी एम्प्लॉयड, यू मे बी सेल्फ एम्प्लॉयड, यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन NPS न्यू पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना, देन वॉट एवर अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड दैट शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शंस। इसमें 80CCD 1 है, 80CCD 1B है और 80CCD 2 है। कई बार चीजें क्लॉजेस के कारण ज्यादा अच्छे से याद होती है। 80CCD बोल रहा है एम्प्लॉय के लिए, 80CCD 1B बोल रहा है एम्प्लॉय के लिए और 80CCD 2 बोल रहा है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। यदि एम्प्लॉय, एक बार सेल्फ एम्प्लॉयड को छोड़ देता हूं, सेल्फ एम्प्लॉयड को थोड़ी देर बाद पिकअप करूंगा। यदि आप एम्प्लॉय है और आपने NPS में पैसे कंट्रीब्यूट किए तो जितने भी पैसे आप कंट्रीब्यूट करेंगे दैट शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD 1 मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी।
and salary here means basic plus DA forming part of retirement benefit. Whatever amount you have invested in ATCCD1, that shall be eligible for deductions to the maximum of 10% of salary, and salary here means basic plus DA forming part of retirement benefit. यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? ATCCD1B में बोल रहा है कि एम्प्लॉय जितना भी कंट्रीब्यूशन करेगा, अगेन एम्प्लॉय, एनपीएस में एम्प्लॉय जितना भी कंट्रीब्यूशन करेगा अपार्ट फ्रॉम ATCCD1, उसको एक एडिशनल डिडक्शंस मिलेगा ऑफ ₹50,000. उसको एक एडिशनल डिडक्शंस मिलेगा ऑफ ₹50,000. मतलब ये 10% ऑफ सैलरी से अलग और ज्यादा. तो 10% ऑफ सैलरी प्लस 50,000 एडिशनल डिडक्शंस ऑफ 50,000. चलो ठीक है. ATCCD2 में बोला हुआ है कि एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूशन करेगा उसके लिए भी आपको डिडक्शंस मिलेगा मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ सैलरी. सैलरी मीन्स बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. टू बी नोटेड, ATCCD2 में वैसे तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू 10% ऑफ सैलरी, बट इफ यू आर अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई देन द लिमिट इज 14% ऑफ सैलरी. हाउ मच? 14% ऑफ सैलरी. अगले साल से स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी 14% ऑफ सैलरी दे दिया. इसका मतलब ये हुआ इस साल तुम्हारे एग्जाम में असेसमेंट ईयर 22-23 में ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14% ऑफ सैलरी, बाकी सब के लिए 10% ऑफ सैलरी. इवन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 10% ऑफ सैलरी. सैलरी है मीन्स बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. अब इन 3 क्लॉजेस में हमने इसको पढ़ा, इसका यूज आएगा हमारे पास बाद में. एक बार मैं सेल्फ एम्प्लॉयड को भी कंप्लीट कर दूं. सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल यदि एनपीएस में पैसे डालता है तो ऑब्वियसली वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड, उसका तो एम्प्लॉयर नहीं है, इसलिए उसको 10% ऑफ सैलरी तो ही नहीं सकता. 10% ऑफ इनकम की जगह हमने किया 20% ऑफ GTI. A self-employed individual can claim deductions up to 20% of his GTI, and to be noted, be aware, यहाँ पे GTI मतलब GTI not adjusted GTI, जो आपने 80G और 80GG में पढ़ा वो नहीं. यहाँ पे 20% मतलब 20% ऑफ GTI. 20% ऑफ GTI बहुत बड़ा अमाउंट होता है. दिल खुश हो गया सुनकर कि 20% ऑफ GTI, लेकिन ये दिल ज्यादा देर खुश नहीं रहेगा क्योंकि ये खतरनाक सेक्शन आ रहा है ATCCE. ATCCE ये बोल रहा है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD1. वन याद है? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 10% ऑफ सैलरी. क्या ये वो 50,000 भी इंक्लूड करता है? नहीं, 50,000 तो 1B में है. क्या ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड करता है? नहीं, वो तो ATCCD2 में है. क्या ये सेल्फ एम्प्लॉयड का 20% ऑफ GTI इंक्लूड करता है? यस. तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD1 यानी एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन का 10% और सेल्फ एम्प्लॉयड के कॉन्ट्रीब्यूशन का 20% ऑफ GTI, ये तीनों मिला के ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं 1,50,000. इनसे ज्यादा आपको 80C सीरीज में डिडक्शन से नहीं मिल सकता. तो मैंने इसका कोड बनाया C कैन नॉट एक्सीड. C सीरीज कैन नॉट एक्सीड 1,50,000. आई होप यहां तक सब सही जा रहा है. किसी के मन में कोई डाउट आए तो कांस्टेंट पूछते रहना, वेट मत करना. हम लोग आ गए 80D में. 80D is applicable to individual HUF, and this is a deductions for your health insurance premium or specific health related expenditure. 80D कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल या HUF अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देता है या
प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे खर्च करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन देता है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देता है, आप इसको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बोलो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे खर्च करता है या सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन देता है। तो जितना भी अमाउंट ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन देता है, उन सब का डिडक्शंस मिलेगा, बट मैक्सिमम 25,000 प्लस 25,000। 25,000 एंड प्लस 25,000 इज बेसिकली कि आप किसके लिए पेमेंट करते हो। यदि आप अपने लिए और अपनी फैमिली 1 के लिए पेमेंट करते हो तो 25,000, और आप अपनी फैमिली 2 के लिए पेमेंट करते हो तो 25,000। आप सोच रहे हो घर वाली बाहर वाली, नो 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 नो, इट्स नॉट दैट। यहां पे फैमिली 2 में आते हैं मम्मी पापा, पेरेंट्स, और फैमिली 1 में आते हैं आप, आपकी स्पाउस और आपके टाबरे। सर हम दो हमारे दो नहीं, जितने भी टाबरे हैं सब, बट ऑल टाबरे मस्ट बी डिपेंडेंट। एसएससी, his spouse, his children who are dependent on the SSC, and there is no restriction on number of children. Even parents can be independent, कोई फर्क नहीं है। यदि आप अपने इंडिपेंडेंट पेरेंट के लिए भी पेमेंट करते हो, यू आर क्वालिफाइड फॉर 80D। डिपेंडेंट की कंडीशन सिर्फ चिल्ड्रन पे और किसी पे नहीं। तो एसएससी अपनी फैमिली 1 पे यदि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का कंट्रीब्यूशन देता है, और फैमिली 2 में कंट्रीब्यूशन देता है, तो फैमिली 1 के लिए 25,000, फैमिली 2 के लिए 25,000। यदि जिसके लिए पेमेंट किया गया यानी इंश्योर्ड पर्सन, यदि इंश्योर्ड पर्सन सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, तो यह लिमिट 25 की जगह 25 और बढ़ जाएगी। तो ऋषि कपूर ऑफ 100 to not out paid medical insurance premium for himself 48,000 and for his father Amitabh Bachchan 48,000। वो अपने लिए जो कि 70 साल का है और उसका फादर जो कि 102 साल का है, यदि वो अपने लिए 48,000 देता है, फादर के लिए 48,000 देता है, तो उसको 96,000 तक का डिडक्शंस मिल जाएगा। कॉन्ट्रेरिली यदि मैं जो कि नॉन सीनियर सिटीजन है और मेरे पापा जो कि सीनियर सिटीजन है, मैं और मेरे पापा इन दोनों के लिए मैं मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देता हूँ, यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे 40,000, तो मुझे डिडक्शंस मिलेगा अपने लिए 25,000, पापा के लिए 40,000। और आप अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम देते हो, आप जो कि सीनियर सिटीजन नहीं हो, आपके पापा भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपके लिए डिडक्शंस मिलेगा अपने लिए भी 25, पप्पा के लिए भी 25, सब मिला के 50। सब पप्पा के लिए 25, मम्मी के लिए 25 नहीं, पेरेंट्स के लिए मिला के 25। कई बार पेरेंट्स सीनियर सिटीजन होने के कारण उनकी इंश्योरेंस नहीं हो पाती, मेडिकल इंश्योरेंस हो नहीं पाती। तो यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, आई रिपीट, पेरेंट्स ही दरकार नहीं है, कोई भी, यदि बंदा सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और उसकी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं हो पाई ड्यू टू एनी रीजन, मुझे लगा प्रीमियम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पॉलिसी वालों ने मना कर दिया, तो ऐसे में आप उनके लिए जितना भी मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे, दैट शैल ऑल्सो क्वालिफाई फॉर डिडक्शंस। इसलिए मैं अपनी फाइल में अपनी मम्मी के लिए 50,000 का डिडक्शन क्लेम करता हूं, और मेरा भाई अपने फाइल में मेरे पापा के लिए 50,000 का डिडक्शन क्लेम करता है। मेरे मम्मी पापा दोनों इंश्योर्ड नहीं है, ठीक है, इंश्योरेंस कराएगा भी नहीं है, दोनों तो अच्छी वाली बीमारी हो रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने हाथ जोड़ा हुआ है, नहीं करेंगे। तो हमने बोला ठीक है, तो मैं अपने पापा के लिए 50,000 का डिडक्शन क्लेम करता हूँ, भाई मेरी मम्मी के लिए 50,000 का डिडक्शन क्लेम करता है। तो इफ द पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन और इंश्योरेंस नहीं हो पाई बाय वट एवर रीजन,
तो आप अपने मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इतना मेडिकल एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, वी आर एलिजिबल। हाँ, तो आप मेडिसिन का खर्चा जब भी करो ना, आप ऑनलाइन पेमेंट करो तो डिडक्शन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड सीनियर सिटीजन पे करो। हाँ। नेक्स्ट, मुझे लगता है यहां पे आपको पॉज ले लेना चाहिए, छोटी छोटी बातें और है। जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आपको ज्यादा से ज्यादा 5,000 का डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, एक इसमें खास बात है, पेमेंट आपको करना पड़ेगा अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट। मेरा मिस्टेक, पेमेंट आपको करना पड़ेगा चेक से, कैश से पेमेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। चेक चाहे बियरर चेक हो तब भी डिडक्शन मिल जाएगा। आई रिपीट, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट की कोई कंडीशन नहीं है, बस इकलौती कंडीशन है प्रीमियम मस्ट नॉट बी पेड इन कैश। इवन आप बियरर चेक से भी पेमेंट करेंगे तो डिडक्शन मिल जाएगा, बिकॉज उन्होंने बोला ही नहीं कि अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट करना है, उन्होंने बोला प्रीमियम मस्ट नॉट बी पेड इन कैश। और दूसरी उन्होंने कंडीशन डाली, प्रीमियम मस्ट बी पेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। नजर आ रहा है आपको टैक्सेबल इनकम? प्रीमियम मस्ट बी पेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, देन ओनली यू कैन क्लेम डिडक्शन। फाइन। तो आपको एटीडी में क्या क्या बातें याद रखनी है वो सीरीज बनाइए, कम से कम 10 बातें तो आई। इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ, एंड ध्यान रखना, ही नीड नॉट टू बी रेसिडेंट। He paid medical insurance premium or payment under health checkup scheme, preventive health checkup scheme, or under central government health scheme. He paid some expenditure. Such payment must be made other than cash, out of taxable income. Then whatever premium, whatever health checkup, whatever central government health scheme he has paid, all together, he can claim deductions up to family 1 25,000, family 2 25,000. However, if the insured person is senior citizen, you are senior citizen, that is not important. Insured person is senior citizen, then whatever premium you paid, that will be eligible for extra 25,000. If the senior citizen are not insured, then whatever expenditure incurred on their treatment, that shall also qualified for deductions. फैमिली 1 में आते हैं आप, आपकी स्पाउस, आपके डिपेंडेंट टाबरे इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ टाबरे। और फैमिली 2 में आते हैं आपके पेरेंट्स इररेस्पेक्टिव जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। यदि आपने वन टाइम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का बड़ा झंझट है, आए दिन रिमाइंडर आता रहता है प्रीमियम ड्यू, यार अभी तो दिया था सर, साल भर हो गया। तो कई बार हम लोग बोलते हैं यार एक साथ ले लेना, या बार बार देना पड़ता है। तो कई बार मेडिकल पॉलिसी वाले भी चाहते चलो एक साथ पैसा दे दो, डिस्काउंट दे देते आपको। तो यदि आपने एक लम सम पैसा दे दिया फॉर सेवरल ईयर्स मेडिकल इंश्योरेंस, सपोज आपने 3 साल के लिए एक साथ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया 1 लाख रुपए, तो आपको प्रोपोर्शनेट 3 साल में डिडक्शन मिल जाएगा। ये नहीं कि आपका एक ही साल माना जाएगा, नो, फिर 33 3 साल का माना जाएगा। हाँ, छोटी छोटी बातें और भी हो सकती है, लेकिन काम की बातें इतनी थी। 80DD हमने, अच्छा मैंने 80D का कोड बनाया दवा। जब मैं बोलता हूं मैं 80D का कोड बनाया दवा, तो 80DD में पटाख से बच्चे बोलते हैं 80DD का कोड है दवा दारू। नो नो, इट इज नॉट दवा दारू, इट इज डिसेबल डिपेंडेंट। डिसेबल डिपेंडेंट 80DD। 80DD कह रहा है कि यदि आप पहली बार आया, यदि आप रेसिडेंट पहली बार आया, 80DD के पहले कभी रेसिडेंट नहीं आया, पहली बार रेसिडेंट आया। आई रिपीट, 80DD के पहले कभी रेसिडेंट नहीं आया। मेरे साथ बोलो, 80DD के पहले कभी रेसिडेंट नहीं आया। हाँ, मैंने इसका नाम दिया 2 देसी। ये 2 दीवाने, 2 देसी, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू 2 person, इंडिविजुअल एचयूएफ, एंड बोथ मस्ट बी देसी। देसी मतलब रेसिडेंट। इससे पहले कभी देसी नहीं आया। 80C इंडिविजुअल एचयूएफ, 80CCC इंडिविजुअल, 80CCD इंडिविजुअल, 80D इंडिविजुअल एचयूएफ,
लेकिन रेसिडेंट वर्ड तो पहली बार आया। कोड याद रहेगा, 2 देसी। तो यदि आप इंडिविजुअल या HUF है एंड रेसिडेंट इन इंडिया है और आपके कोई भी रिलेटिव जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और हैंडीकैप्ड है, डिसेबल है, तो आप उनके लिए डिडक्शंस ले सकते हो 75,000 का। लेकिन यदि वो सीवियरली डिसेबल है, डिसेबिलिटी 80% और उससे ज्यादा है, तो आप डिडक्शंस ले सकते हो 1,25,000 का। अब ये सीवियरली डिसेबल है कि नॉर्मल डिसेबल है, उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। डिसेबिलिटी के लिए 75, जिसको हम लोग बोलते हैं 40% और मोर, और सीवियरली डिसेबल के लिए 1,25,000, जिसको हम लोग बोलते हैं 80% और मोर। यहां पे रिलेटिव का मतलब है छोटा भरतनाट्यम। छोटा भरतनाट्यम मतलब स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, चिल्ड्रन। सब बड़ा भरतनाट्यम क्या होता है? स्पाउस, चिल्ड्रन, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट। यहां क्या है? छोटा भरतनाट्यम, स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, चिल्ड्रन। डिसेबल डिपेंडेंट कोड है, तो डिपेंडेंट अलग अलग मत बुलवाओ। योर डिपेंडेंट रिलेटिव इज डिसेबल, देन यू आर एलिजिबल फॉर डिडक्शंस। तो मेरे को अलग अलग मत बुलवाओ कि स्पाउस मस्ट बी डिपेंडेंट, ब्रदर सिस्टर मस्ट बी डिपेंडेंट, पेरेंट्स मस्ट बी डिपेंडेंट, चिल्ड्रन मस्ट बी डिपेंडेंट। अरे डिपेंडेंट डिसेबल रिलेटिव, तो डिडक्शंस मिलेगा 75,000। आप खुद हैंडीकैप्ड है तो आपको 80DD में नहीं मिलेगा, आपको 80U में मिलेगा। आपके रिलेटिव डिसेबल है तो 80DD में मिलेगा 75,000, और सीवियर डिसेबिलिटी में 1,25,000। कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करनी। मेडिकल प्रूफ, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का प्रूफ लाइए, 75,000 डिडक्शंस पाइए। बच्चे इसको हमेशा लाइटली लेते कि ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या तो पड़ा है। थोड़ा सा लुफ्त उठाइए। एक बंदा है जिसने 2 डिपेंडेंट रिलेटिव है और दोनों हैंडीकैप्ड, तो उसको डिडक्शंस मैक्सिमम 75,000 के मिलेगा। लेकिन वो बंदा और उसकी स्पाउस 2 है, तो बंदा इसलिए क्लेम कर सकता है, वाइफ इसलिए क्लेम कर सकती है। ठीक है। यदि हस्बैंड वाइफ का मिला के एक डिपेंडेंट चाइल्ड है और वो भी हैंडीकैप, तो या तो हस्बैंड क्लेम कर सकता है या फिर वाइफ क्लेम कर सकती है। दोनों क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज आपको ये बोलना पड़ेगा ही इज डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट मतलब सब्सटैंशियली डिपेंडेंट। तो दोनों में से किसी एक के ऊपर ही वो सब्सटैंशियली डिपेंडेंट हो सकता है। और ये वो चॉइस, ये वो जो बेनिफिट है, ये आप ईयर टू ईयर चेंज कर सकते हो। इस साल बेटे को मैंने पाला, इस साल बेटे को मैंने पाला, तो इस साल डिडक्शंस आप ले लीजिए, अगले साल डिडक्शंस वाइफ ले लीजिए, दैट इज ओके। यदि किसी का फादर हैंडीकैप्ड है और टाबरे 4 है, चारों टाबरे 5-5 हजार रुपया देते हैं पापा के मेंटेनेंस लिए, तो टू बी नोटेड डिडक्शंस किसी को नहीं मिलेगा, बिकॉज नन के ऊपर उसका फादर सब्सटैंशियली डिपेंडेंट है। लेकिन सपोज ये चौथा वाला लड़का बड़ा प्यारा है, ये बापू तो 40,000 भिजवाता है, बाकी 5-5 हजार भिजवाते हैं, then he can claim 75,000 का deductions because his father is mainly substantially dependent on him. बात क्लियर? ये मैंने सबसे पहले बोला, नहीं बोला? सबसे पहले यही बोला। एक एसएससी है और उसने 2 टाबरे और दोनों हैंडीकैप्ड है, तो उसको 75 ही मिलेगा। लेकिन उसकी वाइफ भी है, तो 75 का ये ले लेंगे, 75 का ये ले लेंगे। माय फर्स्ट एग्जांपल। 80DD के बाद आते हैं 80DDB, डरावनी बीमारियां। ये कोड पता नहीं कितने वर्षों पहले बना था, और आज की डेट में पता नहीं कौन है जिसको कोड नहीं पता। ठीक है। 80DDB, डरावनी बीमारियां। ये सेक्शन बोलता है कि यदि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF है, यदि आप रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF है और आपने
आपको खुद को या फिर आपके डिपेंडेंट रिलेटिव को, आपको खुद को या आपके डिपेंडेंट रिलेटिव को कोई डरावनी डरावनी बीमारी है, तो आप उसके लिए 80 DDB में डिडक्शंस ले सकते हो, प्रोवाइडेड आप उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर पे खर्च करो। डरावनी डरावनी बीमारी का नाम मैं देता हूं CA, वैसे बहुत सारी हो सकती है, मैं खाली 2 ही नाम देता हूं, CA कैंसर एड्स, CAP भी लिख सकते हो, कैंसर एड्स पार्किंसंस। ये खतरनाक खतरनाक बीमारी है। ईश्वर की दया है, इसमें से 2 बीमारी मेरे घर में है, ठीक है। तो 80D के लिए हम लोग 50,000 क्लेम करते हैं, अरे नहीं भैया, हमने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया, 50,000 क्लेम करते हैं। और 80 DDB, इसके लिए भी मैं अपनी फाइल में 40,000 का डिडक्शन क्लेम करता हूँ, ना रे 1 लाख का डिडक्शन क्लेम करता हूँ, क्योंकि नॉर्मली तो 80 DDB के लिए 40,000 का डिडक्शन है, लेकिन यदि पेशेंट सीनियर सिटीजन है तो डिडक्शन 1 लाख का है। तो हम प्रोवाइडेड इतना खर्च हो, तो यदि इतना खर्च हो रहा है तो आप इतना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यदि हमारे घर में ये 80 DD जैसा नहीं है, खर्च करो या मत करो 75 तो मिलेगा ही। 80 DDB आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा इतना खर्च होता है, उसके बाद आप डिडक्शन लो। और कितना चाहिए, इसके ऊपर हुआ तो नो डिडक्शन। यार सारा डिपार्टमेंट ऊपर बोझ क्यों डाल रहा है, कुछ तो अपने पेरेंट्स तो अपने पर बोझ उठाएंगे हम लोग। तो 1 लाख का डिडक्शन आपको मिलेगा, इससे बेसी क्या चाहिए यार। तो ड्राउने 1 लाख हर साल, सोच इतना डिडक्शन दे रहा आपको। तो यदि आप खुद या आपके डिपेंडेंट रिलेटिव अध्ययन छोटा भरतनाट्यम करके दिखाओ, स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, इतना आपने यदि इनमें से कोई डिपेंडेंट और डरावनी बीमारियां कैप से सफर कर रहा है तो आपको डिडक्शंस मिलेगा फॉर योर एक्सपेंडिचर मैक्सिमम अप टू 40,000 एंड इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन मैक्सिमम अप टू 1 लाख। क्लियर? सर आपने ऐसा क्यों बोला ईश्वर की दया से? अरे ईश्वर की दया यार, सब कुछ अच्छा है, नहीं जो चल रहा है सब दया उनकी। आगे बढ़े। 80 DDB में एक अजीब सा लास्ट में क्लॉज है जो बोलता है कि यदि आपको एम्प्लॉयर ने रिम्बर्समेंट कर दिया इन बीमारियों के लिए या आपको मेडिक्लेम मिल गया इन बीमारियों के लिए, तो जितना आपको एम्प्लॉयर से रिम्बर्समेंट मिला या मेडिक्लेम मिला उतना अमाउंट आपके डिडक्शन से माइनस हो जाएगा, उतना अमाउंट डिडक्शन से माइनस हो जाएगा। डिडक्शंस दिए बाद दाओ, डिडक्शंस दिए बाद दाओ, यानी जदि तुम्हें एम्प्लॉयर रिम्बर्समेंट पेयेछि, जदि तुम्हें कुछ मेडिक्लेम पेयेछि, সেই अमाउंट তোমাকে डिडक्शंस दिए बाद दीते होबे। भैया कुछ तो हमारे लोकल लैंग्वेज का ममता दी के है, बंगाली नहीं बोलेंगे तो ममता दी बार कर दीदी। दीदी আমি বাংলা একটু একটু বলতে পারি, দিদি কেমন আছেন? ভালো, খুব মিষ্টি দিদি। 80 DDB हम लोग आ गए। 80 DDB एक बार दोबारा देख लो, आपको कितनी बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, इट इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट एचयू, यू योरसेल्फ। 80 DD में नहीं था यू योरसेल्फ, you yourself or your dependent relative is suffering from डरावनी बीमारियां, then whatever medical expenditure, medical rehabilitation expenditure you incur, not necessary out of taxable income, whatever expenditure you incur, not necessary cash, kind, cash, check, no condition। यार बीमारी का इलाज कराओ ना, कैश दूंगा कि चेक दूंगा। Whatever expenditure you incur, टैक्सेबल इनकम से दूंगा क्या? दरकार पड़ी तो घर बार बेच के अपने आप को बेचते भी इलाज कराऊंगा। Whatever expenditure you incur, borrowed money, कैसे भी, whatever expenditure you incur, that shall be eligible for deductions. Maximum 40,000. But if the patient is senior citizen, 1 lakh.
However, if you receive mediclaim or employer reimbursement, then that amount shall be subtracted from deductions. Relative मतलब भरतनाट्यम. All must be dependent. सारी बातें क्लियर? एक भी बात छोड़ नहीं सकते. दरकार पड़े ये वीडियो आप बार बार देखो, छोड़ नहीं सकते. स्पीड इसलिए नहीं पिकअप कर रहा हूं कि अभी तो ये स्पीड अच्छी लग रही है, एग्जाम में तो इसको 1.8 एच पे सुनना, लेकिन एग्जाम के दिन भी एक बार देख लेना. 80G, 80G नहीं 80E, 80E. 80E सेक्शन बोल रहा है कि यदि आपने एजुकेशन लोन लिया, एजुकेशन लोन, आप इंडिविजुअल है, आपने अपने लिए या अपने रिलेटिव की हायर स्टडीज लिए, आप इंडिविजुअल है, भारत विश्व गुरु है, एजुकेशन के नाम पे हम रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ये सब भेदभाव नहीं करते. आप इंडिविजुअल है, आपने अपने लिए या अपने रिलेटिव के लिए हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लिया फ्रॉम बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल ट्रस्ट. You are paying interest. You are paying interest. Then whatever interest you pay out of taxable income, that shall be eligible for deductions without limit. पहले सेंटेंस में, if an individual borrows money from bank, financial institution, charitable trust for higher studies of himself or his relative, and pays interest out of taxable income, then whatever interest he pays without any upper ceiling, it shall be eligible for deductions up to rupees whatever interest he pays. Here relative means spouse, children, or any other person for whom you are the legal guardian. Spouse, children, or any other person for whom you are the legal guardian. ठीक है. हायर स्टडीज मतलब 12 के बाद कोई भी एजुकेशनल या वोकेशनल कोर्स, इंटरेस्ट मस्ट बी पेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम. 80E. ई फॉर मैंने कोड बनाया, ई फॉर इंडिविजुअल, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर इंटरेस्ट, ई फॉर इनफाइनाइट. देयर इज नो लिमिट. सब ई से स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनो तो. ई फॉर इंडिविजुअल, ई फॉर इंटरेस्ट, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर इंटरेस्ट, इनफाइनाइट. एक ई फॉर होता है 8 years. Here the limit is the deductions shall be eligible for deductions for maximum 8 years starting from the year when you first paid your interest. Deductions shall be eligible for maximum 8 years starting from the year when firstly you paid your interest. Fine. 80E. Very popular among the youngsters because आप youngsters अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेके, लोन लेके भी पढ़ाई करना आप पसंद करते हो. तो आपका ये जो हायर स्टडीज में जितना भी एजुकेशन लोन लगा, ठीक है, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप बाद में कमा के उसका इंटरेस्ट चुकाओगे तब आपको 8 साल तक उसका डिडक्शंस मिलेगा. तो वो यंगस्टर्स जो MBA जैसी या इंजीनियरिंग जैसी बड़ी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, जिसमें बड़ी पढ़ाइयाँ मतलब जिसमें बड़े पैसे लग रहे हैं, तो उसको डिडक्शंस मिलेगा. परंतु लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ट्रस्ट. आपने अपने ब्रदर से लोन लिया तो ब्रदर का लोन नॉट एलिजिबल. 80EEA. मुझे 80EEA बताना है. मैंने इसका कोड, ई का मैंने कोड बनाया, एजुकेशन, इंडिविजुअल, ये सब चले गई. 80EEA. यदि कोई इंडिविजुअल अपना कोई छोटा सा घर है ये मदर लेता है, क्या लेता है? छोटा सा घर है ये मदर, जिसको तुम्हारी भाषा में बोलते हैं अफोर्डेबल हाउस. यदि कोई इंडिविजुअल एक अफोर्डेबल हाउस लेता है जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं है, जिसकी वैल्यू ऑफ हाउस 45 लाख से ज्यादा नहीं है, वो यदि आप हाउस लेते हो और उसके लिए आपने लोन लिया और
उसके लिए आपको आपने लोन लिया और उसके लिए आप इंटरेस्ट देते हो, इंटरेस्ट देते हो या इंटरेस्ट इनकर करते हो? रिपीट, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट इनकर्ड, व्हाट? आई रिपीट, इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट इनकर्ड। देखो यहां पे तो था इंटरेस्ट पेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, यहां पे क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट इनकर्ड? एंड आंसर इज इंटरेस्ट इनकर्ड। क्योंकि हम लोग जब लोन लेते हैं तो क्या बोलते हैं, 3 साल में सब चुका देंगे? नहीं सर, तो ईएमआई देंगे सर। ईएमआई कितना सर? 25 साल में डिफ्यूज कर दीजिए। तो जब 25 साल में डिफ्यूज करोगे तो इस साल इंटरेस्ट आएगा ही कितना, लेकिन इंटरेस्ट की लायबिलिटी चढ़े जा रही है आप लोग पर, इसलिए लॉ बोलता है इंटरेस्ट इनकर्ड। पे कितना किया उससे मतलब नहीं है। वट एवर इंटरेस्ट यू इनकर्ड दैट शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शंस प्रोवाइडेड इंटरेस्ट पेड मैक्सिमम अप टू 1,50,000। और उस इंटरेस्ट का आपने कहीं और डिडक्शंस नहीं लिया है। यदि उस इंटरेस्ट का आपने 24B में ऑलरेडी डिडक्शंस ले लिया तो फिर यहां पे डिडक्शंस नहीं मिलेगा। तो यदि आपने कोई 40 लाख का लोन लिया, 8% इंटरेस्ट है, 3,20,000 आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी हुई और आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में 2 लाख का डिडक्शंस ले लिया, तो फिर आपको 80E में EEA में 1,20,000 का डिडक्शंस मिलेगा भैया, क्योंकि डबल डिडक्शन इज नॉट परमिटेड। हाँ, ATEEB इंडिविजुअल, फिर से इंडिविजुअल, दिस इज अ सेक्शन विच इज प्रमोटिंग बिजली कार। व्हाट कार? बिजली कार, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, EEB। यदि किसी इंडिविजुअल ने इलेक्ट्रॉनिक की BMW खरीदी, इलेक्ट्रॉनिक की BMW मतलब समझते हो, जब हाउस का नाम आया ना तो बोलते हैं हाउस की वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, ये फॉर अफोर्डेबल हाउस। इंडिविजुअल का इकलौता अफोर्डेबल हाउस, बिकॉज आपके पास एक से बेसी घर भी नहीं होना चाहिए, तो इंडिविजुअल का इकलौता अफोर्डेबल हाउस था EEA, तो इंटरेस्ट का डिडक्शंस दे रहे थे। और जब बिजली कार की बात आई तो बोलते कोई भी कार, एनी कार, देयर इज नो मॉनेटरी लिमिट। तो कोई भी इंडिविजुअल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदता है तो जितना भी उसने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लोन लिया और उसका इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पे नहीं, इंटरेस्ट 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 इनकर किया, उस इंटरेस्ट का आपको डिडक्शंस मिलेगा मैक्सिमम 1,50,000। ध्यान रखना, ध्यान रखना, 80E सीरीज के तीनों सेक्शन इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल, तीनों सेक्शन के लिए लोन लेना पड़ता है और तीनों सेक्शन में इंटरेस्ट का डिडक्शंस मिलता है। लेकिन 80E में एजुकेशन लोन है, नोबल, 80EEA में अफोर्डेबल हाउस है, नेसेसिटी, और 80EEB में इलेक्ट्रॉनिक कार है, व्हाटएवर, लग्जरी, डिडक्शंस मिलेगा इंटरेस्ट का। 80E नोबल, नो लिमिट, नोबल नो लिमिट। 80E अफोर्डेबल हाउस तो ऑलरेडी 24B में डिडक्शंस है, कितना दूं, चल 1.5 लाख और ले बस। और 80EB लग्जरी, लग्जरी में तो ज्यादा डिडक्शंस हो नहीं सकता, मैक्सिमम 1.5 लाख। द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मस्ट बी प्योर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मस्ट नॉट बी हाइब्रिड। हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मतलब जो थोड़ा डीजल से भी चल जाती है और जो इलेक्ट्रिसिटी से भी चल जाती है, उस कार के लिए डिडक्शंस नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, नॉट हाइब्रिड। लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ट्रस्ट। भाई से लोन लिया हुआ किसी सेक्शन में डिडक्शंस नहीं मिलेगा। कार मस्ट नॉट बी हाइब्रिड का। तनु तिवारी सर डाउट है, ऐसा मत लीजिए, आप सीधा डाउट लिख दीजिए, हम लोग देख लेंगे। हाँ, 80EEB के बाद हम लोग आते हैं 80D में। 80D में, अच्छा 80D हो जाता है 80G में, सॉरी E के बाद तो F आता है, F कुछ है नहीं, 80G में आ जाते हैं। 80G बोल रहा है एप्लीकेबल टू ऑल, पहली बार आया, पहली बार आया।
जी के पहले जितने भी सेक्शंस थे, या तो इंडिविजुअल एचसीएफ, इंडिविजुअल एचसीएफ, हाँ, जी पहली बार आया एप्लीकेबल टू ऑल। और क्यों पहली बार आया एप्लीकेबल टू ऑल? बिकॉज जी मतलब ग्रांट, ग्रांट मतलब डोनेशन, डोनेशन तो कोई भी दे, अच्छी बात है यार। जी मतलब ग्रांट, ई मतलब क्या था? इंडिविजुअल का इकलौता अफोर्डेबल हाउस। ई मतलब क्या था? एजुकेशन। बी मतलब इंडिविजुअल की इलेक्ट्रॉनिक बीएमडब्ल्यू, क्या कार बोलता है? इलेक्ट्रॉनिक बीएमडब्ल्यू बोल, वचनम की दरिद्रम, ठीक है। इंडिविजुअल की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, अभी तक इसमें नहीं बोला है कि टाटा की कार होनी चाहिए, ऐसा अभी तक नहीं बोला। तुम धीरे बोल, मोदी जी ने सुन लिया ना, तो बोल दिया टाटा की बीएमडब्ल्यू होनी चाहिए और किसी की बीएमडब्ल्यू नहीं चलेगी। धीरे से बोलना है बात, ऐसे पब्लिकली चिल्ला के मत बोल देना। 80G कर देना चाहिए इनको, 80G। लेकिन अभी इंटेंशन कार इंडस्ट्री को प्रमोट करना नहीं है, अभी इंटेंशन पेट्रोल के कंजम्पशन को रोकना है। इसलिए दे आर नॉट पुटिंग इट अप कि इंडियन कार होनी चाहिए। दे आर सेइंग तुम हुंडई का लेना, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ले, पेट्रोल मत खा, देश में पेट्रोल की किल्लत है। इट्स सो 80G सर 95, अच्छा ठीक है 95 बस। 80G बोल रहा है आप कोई भी एसएससी हो, आपने डोनेशन दिया है स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस को इन कैश और कैश इक्विवेलेंट, काइंड में डोनेशन दिया है तो 80G एलिजिबल नहीं होगा। एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी इफ यू मेड डोनेशन टू स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन अदर देन काइंड, then whatever donation you made that shall be eligible for deductions, maximum 50% of donation or in certain cases 100% of donation. But to be noted, cash donation in aggregate cannot exceed 2000. Cash donation cannot exceed 2000, ये सबको पता है। In aggregate cannot exceed 2000. काइंड में तो डोनेशन ही नहीं दे सकते, तो डोनेशन आपको देना है अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, टीसीएस, इन सब से डोनेशन दो और 100% या 50% डिडक्शन। कुछ नाम तो ध्यान रखना पड़ेगा। 80G में जो नाम है, सॉरी 80G में जो नाम है वो नाम आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, लेकिन कुछ नाम तो आपको याद रखना पड़ेगा और वो हो भी जाते हैं। नंबर 1 नेशनल डिफेंस फंड, ये नाम कौन भूल सकता, हमारे इंडिया का प्राइड। नेशनल डिफेंस फंड, क्लीन गंगा फंड, जगह जगह रास्ता खोदे हुए, देख लो भैया क्लीन गंगा फंड। हाँ, पीएम केयर्स फंड, इसे कौन भूल सकता है, इसमें किसने पैसे नहीं दिए, सबने दिए, कोरोना फंड था। पीएम केयर्स फंड, वो झाड़ू वाला फंड कौन सा था, स्वच्छ भारत अभियान फंड, स्वच्छ भारत फंड। ये तो नाम ऐसे ही याद रह जाते हैं। और 3 नाम आप कैसे भूल सकते हो, राजीव गांधी मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड और जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। ये 3 फंड है। एक नाम मैं आपको स्ट्रांगली बोल रहा हूं, याद रख लेना, डोनेशन टू लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये नाम खास करके ध्यान रख लेना। इसके अलावा और भी नाम है, जिला साक्षरता समिति, ये सब, गुरुद्वारा, टेम्पल, मॉस्क, ये सब और भी नाम है, लेकिन सीएम अर्थक्वेक फंड, तो ऐसे और भी नाम है, लेकिन ये नाम तो आपको रखना ही चाहिए। ये 3 गांधी जी तो आपको याद रहेंगे, हाँ, और ये मोदी जी तो आपको याद रहेंगे। ये क्या था, क्लीन पीएम केयर्स, स्वच्छ भारत, क्लीन गंगा और नेशनल डिफेंस फंड, और ये लोकल अथॉरिटी फॉर फैमिली प्लानिंग, ये मेरी तरफ से याद रख लो, संजय मुंद्रा की तरफ से, लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस। इसके अलावा जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 80G5 में अपने आप को इनरोल करा लिया है, उन सबको यहाँ पे डिडक्शंस मिल जाएगा। जैसे आपकी शहर की जितनी संस्थाएं हैं ना, इन्होंने 80G5 में अपने आप को इनरोल कराया हुआ है, चाहे वो कल्याण आश्रम हो, चाहे वो श्री राम सेवा समिति हो, चाहे वो रामकृष्ण मिशन हो, whatever. तो whatever donation you made to these organization, all shall be qualified for deductions. किसी में 50% है, किसी में 100% है। इन तीनों में 50% है, इन सब में 100% है।
इसमें भी 100% है और इन सब में 50% है। सो लोकल अथॉरिटी फॉर फैमिली प्लानिंग 100% ही 50%? 100%। अब इन डोनेशंस में ये 4 डब्बे याद है ना, नेशनल डिफेंस फंड, अरे नाम बोलो, पीएम केयर्स फंड, क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत एक, हाँ, लोकल अथॉरिटी फॉर फैमिली प्लानिंग अलग, 3 गांधी वाले एक, हाँ, और चैरिटेबल ATG 5 अलग। अब इन डोनेशन में इन्होंने क्लॉज और डाला कि देर इज अ लिमिट क्लॉज एज वेल। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आपका डोनेशन कैन नॉट एक्सीड अ लिमिट एंड द लिमिट इज 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। तो बेटा यहां पे लिमिट एप्लीकेबल है, यहां पे लिमिट एप्लीकेबल है, यहां पे कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं, यहां कोई लिमिट एप्लीकेबल। इसलिए मेरी तरफ से याद रख लेना, क्या लोकल अथॉरिटी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग 100% डिडक्शंस है, बट लिमिट है। बात ये ऑर्गेनाइजेशन, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन शहरों की, वो तो ऐसे ही पता है कि 50% होगा, लिमिट ही होगा। गांधी परिवार पे शुरू से, आज से नहीं कि मोदी आया 100 था 50 था दिया, शुरू से 50 है, परंतु नो लिमिट। और ये मोदी वाले फंड में 100% है, नो लिमिट। मोटा मोटी याद रहा। और भी पॉइंट एक बात देख लेना, जहां जहां लिमिट है वहां सारे ऑर्गेनाइजेशन मिला के डोनेशन कैन नॉट एक्सीड, आई रिपीट, डोनेशन कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। And here adjusted GTI means GTI minus LTCG minus HTCG on shares। अभी देखो जैसे LTCG on shares आता ना, लगता अगला पॉइंट आएगा कैजुअल इनकम, लेकिन ना कैजुअल इनकम नहीं है। GTI minus LTCG minus HTCG on shares minus all deduction under chapter 6A excluding ATG। इसका मैक्सिमम 10% तक आप डोनेशन दे सकते हो, इससे बेसी नहीं। यदि आपका डोनेशन इसको एक्सीड कर दिया तो एक्सेस पार्ट डोनेशन तो हम छोड़ देंगे, रिमेनिंग पार्ट के ऊपर हम 100 या 50 लगा देंगे। हाँ, ATG में काइंड में डोनेशन नहीं दे सकता। सड़क पे चलते किसी गरीब को आप डोनेशन देंगे तो ATG नहीं मिलेगा। स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को देना है, 2000 से ज्यादा इन एग्रीगेट कैश में नहीं दे सकते। ATGG घर घर हमारा पूरा इनकम टैक्स घर की समस्या को लेकर बड़ा सेंटिमेंटल है, इसके लिए हमने HRA बेनिफिट बनाई। मिनिमम ऑफ द 3 इज एलिजिबल फॉर डिडक्शंस। एक्चुअल HRA 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो जिनको HRA मिल रहा है उनको तो ये डिडक्शंस मिल जाता है, लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनको HRA भी नहीं मिलता फिर भी वो रेंट देते। जैसे बिजनेसमैन है, अपनी बिजनेस इनकम से रेंट देता है और उसको तो HRA नहीं मिलता, तो उसको डिडक्शंस मिलेगा हमारे ATGG में। और ऑलमोस्ट ऐसा ही है। एक्चुअल की जगह है 5000 पर मंथ। 40% ऑफ सैलरी की जगह है 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, और ये है रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी की जगह 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, 5000 पर मंथ। 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, रेंट माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। और ये डिडक्शंस आपको तभी मिलेगा जब आप 4 कंडीशन सेटिस्फाई करो। पहली बात, इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। जी में क्या था? ऑल। GG में क्या? इंडिविजुअल। बिकॉज घर की समस्या तो इंडिविजुअल को ही है। GG मतलब इंडिविजुअल, HUF नहीं, इंडिविजुअल। यू आर इंडिविजुअल, आपके पास अपना कोई घर नहीं है जिस एरिया में आप एम्प्लॉयड है। आपकी वाइफ, आपके माइनर चाइल्ड और आपके HUF के पास भी कोई घर नहीं है जिस एरिया में आप एम्प्लॉयड है। आप रेंट देते हो,
आप सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट क्लेम नहीं करते हो और आप एचआरए रिसीव नहीं करते हो। आपके पास, आपके स्पाउस के पास, आपके माइनर चाइल्ड के पास, आपके एचईएफ के पास, आप जिस एरिया में एम्प्लॉयड है उस एरिया में तो घर नहीं है, आपको एचआरए नहीं मिलता, आप रेंट पे करते हो और आप सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट क्लेम नहीं करते हो। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, आप इंडिविजुअल हो, ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आपको डिडक्शंस मिलेगा मिनिमम ऑफ 3 एक्चुअल रेंट नहीं 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, रेंट पेड ओवर 10% of adjusted GTI. Adjusted GTI here means GTI minus LTCG minus HTCG on share minus all deduction under chapter 6A excluding ATGG. तनु तिवारी, आपका डाउट अभी तक नहीं आया? ठीक है, अगला पॉइंट है ATGGA, गांव घूम आया। अगेन एप्लीकेबल टू ऑल, क्योंकि फिर से डोनेशन की बात हो रही है। आप कोई भी एसएससी हो अदर देन दोज एसएससी हुआ हैविंग पीजीबीपी इनकम, क्योंकि इसमें जिस डिडक्शन की बात हो रही है वो सब पीजीबीपी हेड में ऑलरेडी अलाउड है। इसलिए इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी हु आर नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम इफ यू आर मेकिंग डोनेशन कंट्रीब्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। वहां पे था 35 CCA रूरल डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च, statistical research. If you are making contribution for rural development, scientific research, social research, statistical research, poverty eradication, social upliftment, then whatever contribution you make, that shall be eligible for 100% deductions. Again, the petty condition, cash donation cannot exceed 2,000 in aggregate. Applicable to all who are not having PGBP, condition you made donation for social research, scientific research, statistical research, social upliftment, poverty eradication to specified organization. Then whatever donation you make, that shall qualify for 100% deductions, no limit. No limit. And the deductions, donation cannot be in cash. 2,000 से ज़्यादा से नहीं हो सकता। ATGGA, गाँव घूम आया। गांव घूम के आएगा तो जाके पॉवर्टी इरेडिकेशन, रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन देगा ना। ATGGB, ATGGC। आज गूगल में जाके सर्फिंग करके मुझे व्हाट्सएप करना कि इंडिया में कितनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है। आज गूगल में जाके सर्फिंग करना, मैं करूं, यहां पे करूं, आपने करते हैं सर एक बार। number of political party, registered in India. बाइजू आ जाए तो, हमने पूछा पॉलिटिकल पार्टी तो बाइजू आ जाए। इसमें भी अराउंड 2500 बोल रहा है, यहाँ पे भी अराउंड 2800 बोल रहा है, मतलब 2500 से 3000 पॉलिटिकल पार्टी है जो रजिस्टर्ड करा रखी है। आप सिर्फ 2 को जानते हो, ऐसी बात नहीं है सर, ठीक है। ATGGB, GGC, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज मुझे तो कम नजर आई, तुम्हें क्यों बड़ा बेसी नजर आ रही है? हम सरप्राइज, इतनी सी है क्या? ये 2-4 तो अपने भी बना सकते हैं। ATGGB, ATGGC बोल रहा है कि कोई भी बंदा, GGB, GGC को कंबाइंड पढ़ो, तो कोई भी बंदा अदर देन लोकल अथॉरिटी
यदि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देगा अदर देन कैश, तो जितना डोनेशन देगा उतने का डिडक्शंस, 100% डिडक्शंस। तो कुछ करना ही नहीं है, whoever you are other than local authority। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, आई रिपीट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को आपने डोनेशन दिया अदर देन कैश डोनेशन नॉट अलाउड, अदर देन कैश whatever donation you made that shall be eligible for 100% deductions। आपको पता है सैलरी क्लास में ये सेक्शन सबसे बेसी पॉपुलर है, ज्यादातर हाई पेड सैलरीड पर्सन इस तरह के डोनेशन करते हुए पाए जाते हैं। 2800 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी रजिस्टर्ड नहीं हो गई, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ 80 GGB और GGC का नतीजा है। चेक में डोनेशन दे दीजिए, कैश वापस मिल जाएगा, 5% दे दीजिएगा। अ स्ट्रॉन्ग धंधा इन द मार्केट। व्हाटएवर 80 GGB GGC बोल रहा है, कोई भी एसएससी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देगा या उनको विज्ञापन देगा, एडवर्टीजमेंट विद पॉलिटिकल पार्टी, तो जितना भी डोनेशन देगा या एडवर्टीजमेंट करेगा उसके लिए डिडक्शंस मिलेगा 100% ऑफ डोनेशन, नो लिमिट। कैश डोनेशन नॉट अलाउड। 80G पढ़ो, GGA पढ़ो, GGB GGC पढ़ो। GG में कैश डोनेशन अलाउड 2000, GGA में कैश डोनेशन अलाउड 2000, लेकिन को पता है पॉलिटिकल पार्टी 2-2 हजार करके कितना ले आया? कैश डोनेशन नॉट अलाउड। हाँ, एटी जी के बाद हम लोग आते हैं 80J में। जी के बाद H हट गया, आई सीरीज देखता हूँ, यदि स्टडी मैट में हुआ तो करा दूंगा। आई के बाद देख लेता हूँ, स्टडी मैट में हुआ तो करा दूंगा। और जे आगे हम लोग JJA पेंडिंग रखता हूँ, स्टडी मैट में हुआ तो करा दूंगा। हम लोग आते हैं JJAA। ज्यादा आदमी आओ हर स्टडी मैट में, ज्यादा आदमी आओ, वेरी पॉपुलर, एप्लीकेबल टू ऑल। इंडिविजुअल एचयूएफ पे भी एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल, इंडिविजुअल एचयूएफ पे भी एप्लीकेबल है, सब पे एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, मतलब एप्लीकेबल टू ऑल हु आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट। यदि आपने एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला है और आपने वर्कर्स अपॉइंट किए हैं, तो फर्स्ट ईयर सीए रिपोर्ट अटैच कर दीजिए और रिटर्न टाइमली भर देना, क्योंकि आई शुरू हो चुका है। आई के बाद जितने भी सेक्शन हैं सब पार्ट सी में आते हैं और सब में ये बात आएगी, रिटर्न भर देना, टाइमली भर देना। कब तक चलेगा ये माजरा? RRB तक। बार बार नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना भैया। तो it is applicable to all who are subject to tax audit and they are engaged in a new manufacturing unit which is not created by splitting up old organization, which is not created with second hand plant and machinery। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी थोड़ा बहुत अलाउड है, अप टू 20% अलाउड है, परंतु ज्यादा नहीं। फिर वॉट एवर वर्कर को आप सैलरी देते हो उनका 30% डिडक्शंस मिलेगा फॉर 3 years। वॉट एवर वर्कर को आप वेजेस देते हो दैट्स विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शंस फॉर 3 years। लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। फर्स्ट ईयर आपने जितने भी रेगुलर वर्कमैन अपॉइंट किए, फर्स्ट ईयर आपने जितने भी रेगुलर वर्कमैन अपॉइंट किए उनकी वेजेस का 30%। सेकेंड ईयर जितना भी आपने एडिशनल रेगुलर वर्कमैन अपॉइंट किए, जिसका मिल गया उसका भूल जाओ। अब आपने जितना नया वर्कमैन अपॉइंट किए उसकी वेजेस का 30%। थर्ड ईयर फिर से जितना हो गया उसका भूल जाओ। अब आपने जितना नया रेगुलर वर्कमैन अपॉइंट किया उसकी वेजेस का 30% डिडक्शंस, और ये डिडक्शन जीवन में सिर्फ 3 बार ही मिलता है, और वो भी पहले 3 साल। 30% ऑफ वेजेस, हाई अमाउंट।
इतना डिडक्शंस मिलेगा। मोटा मोटी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले 3 साल या तो कमाती नहीं है, कमा ली तो 80 JJAA बेड़ा पार कर देगा, 30% ऑफ वेजेस डिडक्शंस। लेकिन अब ट्विस्ट है, ये बोलते हैं वेजेस मतलब क्या, वेजेस मतलब रेगुलर वर्कमैन मतलब क्या। तो रेगुलर वर्कमैन मतलब वो नहीं जो कैजुअल वर्कर हो। अब देखो कोई नई नई कंपनी खुलेगी तो पहले तो कैजुअल वर्कर से काम करना चाहिए ना, हाँ, या सीधा रेगुलर वर्कमैन बैठा लूँ, बेटे सर पे बैठ जाएंगे, फैक्ट्री बंद नहीं करने देंगे, और फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी मुझे नहीं पता। तो कैजुअल वर्कमैन का यहाँ पे डिडक्शंस नहीं मिलेगा, रेगुलर वर्कमैन होना चाहिए, वो आपके आरपीएफ में पार्टिसिपेट करता हो और उसकी सैलरी 25,000 पर मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लो पेड वर्कर, उसकी सैलरी 25,000 पर मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो आपकी कंपनी में प्रीवियस ईयर में कम से कम 240 डेज अपॉइंटेड रहा हो। ये नहीं कि वर्कमैन लाया फिर हटा दिया, कम से कम वो 240 डेज अपॉइंटेड रहा हो, देन दैट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शंस। 240 डेज याद रखना। लेकिन फुटवियर एंड वियर इन अपरेल, इन सब में इन्होंने 240 डेज को 150 डेज कर दिया। इतनी बात तो ध्यान रखना, फिर स्टडी मैथ्स और अंडरलाइन कर करके पढ़ लेंगे, एटलीस्ट इतनी बात तो ध्यान रखो। वापस से बोलिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 डबल से डबल ए, ज्यादा आदमी आओ, applicable to all who are subject to tax audit। टाइमली रिटर्न भर देना, सीए रिपोर्ट अटैच कर देना, और नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए, और कोई स्प्लिट अप करके नहीं बना होना चाहिए। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं चलेगी, 20% तक चल जाएगी, और नए वर्कमैन अपॉइंटेड होने चाहिए, नए रेगुलर वर्कमैन अपॉइंटेड होने चाहिए। नए रेगुलर वर्कमैन को जितना वेजेस दोगे उसका 30% डिडक्शंस मिलेगा। लेकिन फर्स्ट ईयर जितने भी नए रेगुलर वर्कमैन अपॉइंट हुए उनकी वेजेस का 30%। अगले साल जितने एडिशनल वर्कर अपॉइंट हुए उनकी वेजेस का 30%। उसके अगले साल जितने और एडिशनल वर्कर अपॉइंट हुए उसकी वेजेस का 30%। चौथे साल लड्डू, नो डिडक्शंस, अचानक गायब हो जाएगा, 1 2 3 गायब। ये जो 240 डेज और 150 डेज वाला क्लॉज था ना, उसमें एक डिपार्टमेंट की बदमाशी देखो। हमने दिसंबर महीने में 40 वर्कर अपॉइंट किए, सैलरी वही 20,000 पर मंथ, साल की सैलरी 2,40,000, 2,40,000 इंटू 30%, 72,000 इंटू 40,000, मतलब मोटा मोटी तो 28-30 लाख का डिडक्शन का बात था। हमने क्लेम करने गए तो बोले इस साल कैसे दे दे आपको। हमने बोला क्यों सर? बोला पढ़ा नहीं, एम्प्लॉय मस्ट बी अपॉइंटेड फॉर 240 डेज। तुम्हारा एम्प्लॉय कब अपॉइंट हुआ? हमने बोला सर 1 दिसंबर। बोला तो 4 मास हो, 4 महीने मतलब 120 दिन काम किया, डिडक्शंस नहीं मिलेगा। हम छोटा मुंह करके चल दिए। अगले साल आए, उन 40 वर्कर का डिडक्शन क्लेम किए। इस बार हमने पूरे 12 महीने की सैलरी दी थी, 365 दिन काम कराया था, 40 इंटू 2,40,000 इंटू 30% क्लेम किए। डिपार्टमेंट बोला एटा की। मैंने बोला डिडक्शन सर 80 डबल से डबल है। बोला एटा হবে ना। मैंने बोला क्यों, इस साल अपॉइंट किया है। मैंने बोला नहीं। तो बोला डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैंने बोला लास्ट ईयर भी नहीं दिए थे। बाद में मोदी जी ने इसको रेक्टिफाई किया और बोला नहीं, यदि आपके वर्कर लास्ट ईयर अपॉइंट हुए थे लेकिन 240 डेज या 150 डेज से क्लॉज के कारण उस साल डिडक्शंस नहीं मिला तो अगले साल डिडक्शंस मिल जाएगा। ज्यादती है ना, ये तो ज्यादती है, डिडक्शंस मिल जाएगा। लेकिन 3rd ईयर में अपॉइंट हुए तो 4th ईयर लड्डू है, उसलिए मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। 3rd ईयर के दिसंबर में अपॉइंट किया तो 3rd ईयर दिसंबर में डिडक्शंस नहीं मिला क्योंकि 120 दिन काम किए। 4th ईयर में आया दादा दिए दिन लड्डू है, 4th ईयर में अचानक 1 2 3 गायब। क्लियर? 80 डबल जे डबल ए, ज्यादा आदमी आओ। LA मैट में हुआ तो पढ़ा दूंगा। 80 IJKLM, ATM। एम की डिजाइनिंग भी यार अलग ही होती है, क्या मस्त होती है।
ऐसे लगता है जीवन सिखा रहा है, आना जाना लगा रहेगा। एटीएम बोल रहा है कि यदि आप डोमेस्टिक कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, आप डोमेस्टिक कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, मैकडोनल्ड को नहीं मिलेगा, फॉरेन कंपनी। आप डोमेस्टिक कंपनी हो और आपने डिविडेंड रिसीव किया और डिविडेंड पे किया, आपने डिविडेंड रिसीव किया और डिविडेंड पे किया, आपने डिविडेंड रिसीव किया और डिविडेंड पे किया, तो दोनों में से जो लोअर है उसका डिडक्शन ले लो। अरे वाह, ये तो एम से हो गया सर। हाँ है ना। एटीएम, डोमेस्टिक कंपनी, SSC earned dividend income from Indian company or foreign company or a business trust. It has distributed dividend 1 month prior to date of filing of return. 1 month, बीच में मत आओ, एम नजर आ रहा है ना, बीच में क्यों आया एम, मतलब 1 month before the due date of filing of return, उससे पहले यदि आपने क्या दे दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर, डिक्लेयर नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जितना भी आपने डिविडेंड दिया या जितना भी आपने डिविडेंड लिया, whichever is lower, आना जाना, ठीक है, जितना आपका डिविडेंड आया और जितना आपने डिविडेंड दिया, whichever is lower shall be eligible for deductions applicable to all company other than McDonald company. फॉरेन कंपनी छोड़ दे, सब एम से ले आया मैं, मैकडोनल्ड को छोड़ दे, बात ये कोई भी इंडियन कंपनी डिविडेंड रिसीव करे, रिसीव चाहे इंडियन कंपनी से करे, फॉरेन कंपनी से करे, या बिजनेस ट्रस्ट से करे, डिविडेंड आया और फिर डिविडेंड पे किया, तो जितना भी आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया 1 month बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, उसका डिडक्शंस मिल जाएगा। जिस पे ज्यादा जोर दे रहे हो वो समझ जाओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम, आना जाना, ठीक है, बोलो। डिविडेंड किसी से भी आप रिसीव करते हो, समझो ना भाई साहब, आप हो टाटा, आपको डिविडेंड मिला, चाहे रिलायंस से मिला चाहे मैकडोनल्ड से मिला, और आपने डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर को, तो जितना भी आपने डिविडेंड लिया और जितना भी आपने डिविडेंड दिया, whichever is lower shall be eligible for deductions. एम के बाद ABCDEFGHIJKLM, अजय NOPQ, तो चलो क्यू में चलते हैं, ATN बोल के कुछ नहीं है, ATP बोल के है, लेकिन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिन जिन के सिलेबस में होता है वहाँ पे ATP एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज ATP काम का नहीं है। अब हम लोग कर रहे क्या, ATQQB हमने नाम दिया, अच्छा M मतलब क्लियर, तो QQB का हमने नाम दिया क्वालिटी बुक्स। आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आप ऑथर है या को ऑथर है, और आपने क्वालिटी बुक्स लिखी है, ऐसा नहीं कि स्कूल टेक्स्ट बुक लिख दिया, ऐसा नहीं कि कोई मैगजीन लिख दिया, ऐसा नहीं कि कोई जर्नल लिख दिया, ऐसा नहीं कि कोई पैम्पलेट में 4 लाइनें लिख दी। यू हैव रिटन बुक ऑफ लिटरेरी नेचर, आर्टिस्टिक नेचर, साइंटिफिक नेचर, देन वॉट एवर रॉयल्टी यू अर्नड टू द मैक्सिमम ऑफ 3 लाख shall be eligible for deduction. But royalty cannot exceed 15% of the value of the book. 15% से ज्यादा आपकी रॉयल्टी होनी नहीं चाहिए, मार्केट नहीं है 15% से ज्यादा रॉयल्टी का। तो वॉट एवर रॉयल्टी यू रिसीव्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 3 लाख तक का आपको डिडक्शंस मिलेगा, परंतु रॉयल्टी 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड इन केस यू अर्न रॉयल्टी फ्रॉम फॉरेन पब्लिशर in foreign currency, then that foreign currency must be brought in India in CFE, convertible foreign exchange. सपोज आपको फॉरेन पब्लिशर ने रॉयल्टी डिक्लेयर किया 9 लाख रुपए इन फॉरेन करेंसी, लेकिन आप 9 लाख रुपए में से सिर्फ 2 लाख इंडिया में लाए, देन योर डिडक्शन शैल बी 2 लाख।
you are resident individual, you are resident individual, you are author or co-author, you earned royalty, you have written artistic, literary, scientific nature book, not a pamphlet, magazine, journal or school textbook. You have filed return timely, then whatever royalty you have earned, deductions shall be maximum 3 lakh, and royalty cannot exceed 15% of the value of the books. And if you have earned royalty from foreign publisher in foreign currency, then that amount must be brought in India in convertible foreign exchange. Value of the book, sale value, RRB, ATRRB भी QQB का जुड़वा भाई है. QQB is applicable to resident individual, RRB is applicable to resident individual. QQB timely return need to be filed, RRB timely return need to be filed. QQB you are a कलात्मक आर्टिस्ट, आपने लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक नेचर की किताब लिखी. RRB यू आर कलात्मक आर्टिस्ट, आपने कोई पेटेंट इन्वेंट किया है और वो आपका पेटेंट आपके नाम से पेटेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है. तो जितना भी आपको रॉयल्टी अर्न हुआ उसका 3 लाख का डिडक्शंस मिलेगा. यदि आपको रॉयल्टी फॉरेन करेंसी में मिला तो जितना मनी आप इंडिया में लेके आए इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज उसका ही आपको डिडक्शंस मिलेगा. पेटेंट को यदि किसी ने चैलेंज कर दिया, बाद में आपका पेटेंट का नाम विड्रॉ हो गया, तो जितना डिडक्शंस पहले दिए थे सब रिवोक करके करंट ईयर की इनकम मान लेंगे. ATRRB, QQB और RRB को एक बार पैरेलली पढ़ने से सपोर्ट मिलता है. RRB का कोड है रेसिडेंट रचना बनाओ, रेसिडेंट पेटेंट बनाओ, मतलब रचना बनाओ, इन्वेंशन. दोनों जुड़वा भाई है इसलिए दोनों रेसिडेंट इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है. दोनों में 3 लाख का डिडक्शंस है, दोनों में रॉयल्टी और 3 लाख विचएवर इज लोअर का डिडक्शंस है. इसमें आपको कोई अच्छी किताब लिखनी पड़ेगी. कॉपीराइट में रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है मतलब नहीं है. यहाँ पे आपको एक नया पेटेंट बनाना पड़ेगा, बट दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर पेटेंट एक्ट. फॉरेन करेंसी में मिला तो मैक्सिमम जितना पैसा इंडिया में लेके आए, फॉरेन करेंसी में मिला तो जितना पैसा आप इंडिया में लेके आए. यहाँ पे 15% की बात है, यहाँ पे कोई 15% की बात नहीं है. ATRRB रेसिडेंट रचना बनाओ. ABCDEFGHIJKLMNOPQRS एस तो है नहीं. उसके बाद आएगा TTA. का हमने कोड बनाया थोड़ी थोड़ी आमदनी, सेविंग अकाउंट से मिलने वाले इंटरेस्ट, थोड़ी थोड़ी आमदनी. पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से मिलने वाले इंटरेस्ट, थोड़ी थोड़ी आमदनी. आप यदि इंडिविजुअल या HUF है और आपको सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिला, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिला, तो जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला मैक्सिमम 10,000 तक का डिडक्शंस मिलेगा. एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF, क्योंकि फर्म का सेविंग अकाउंट होता ही नहीं है. कंपनी कैन नॉट ओपन अ सेविंग अकाउंट, तो इट इज कन्फाइंड टू इंडिविजुअल HUF बिकॉज इंडिविजुअल HUF कैन हैव सेविंग अकाउंट. If you are individual HUF and you have a saving account in a bank or cooperative bank, then whatever interest you earn from such account, that shall be eligible for deductions maximum up to 10,000. पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट पे 3,500 तक तो पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है. तो यदि पोस्ट ऑफिस से आपको इंटरेस्ट मिला तो 3,500 तो आपको एग्जेम्प्ट होगा और बचे हुए 2,500 के लिए आपका ATTTA होगा. यदि आपको 6,000 का इंटरेस्ट मिला तो
ये 3,500 तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड नहीं होगा, तो जीटीआई में ऐड नहीं होगा, तो डिडक्शंस इस बात का डिडक्शंस मिलेगा आपको 3,500 के बाद जो इंटरेस्ट मिला उसका. Applicable to individual HUF SSC earned interest on saving account from a bank or post office. Such interest is eligible for deductions for maximum 10,000. लोगों ने कंप्लेन की, या मोदी जी सेविंग अकाउंट से क्या तो इंटरेस्ट आता है, थोड़ा एफडी भी अलाउ कर देते. तो मोदी जी ने बोला ये लो तथास्तु. उन्होंने बोला कि सीनियर सिटीजन का एफडी इंटरेस्ट बहुत होता है, इसलिए 80TTB एक सिमिलर सेक्शन बनाया, लेकिन ये सेक्शन सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए. और इसमें बोला कि सीनियर सिटीजन को सेविंग अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट फ्रॉम बैंक और टर्म डिपॉजिट अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस, कहीं से भी इंटरेस्ट की इनकम आती है किसको, सीनियर सिटीजन को, तो उनको उस इंटरेस्ट में से अप टू 50,000 तक का डिडक्शंस मिल जाएगा. 50,000 तक का डिडक्शंस मिल जाएगा. तो भैया इंटरेस्ट पे 10% टीडीएस लग जाता है यार, और हम लोग जैसे लोग के ऊपर 30% इंटरेस्ट पे टैक्स लग जाता है. अब यदि 50,000 पापा का इंटरेस्ट, 50,000 का मम्मी का इंटरेस्ट, 1 लाख का इंटरेस्ट, तो 30,000 का डिडक्शंस, 30,000 की टैक्स सेविंग घर में. बड़ी बात है ना यार. बस आपको पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन, आप जो सीनियर सिटीजन हो उनको बेनिफिट है कि कोई भी बैंक इंटरेस्ट हो, कोई भी पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट हो, उसमें 50,000 का डिडक्शंस मिल जाएगा कोई भी. तो फिर आपको 80TTA मिलेगा क्या? नहीं, सीनियर सिटीजन के लिए 80TTB और बाकी के लिए 80TTA. तो 80TTA is applicable to all individual and HUF other than senior citizen, and 80TTB is applicable to senior citizen, not to others. कितना? 50,000. ABCDEFGHI IJKLM NOPQRST U. आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ऐसे एक्साइटेड मत हो जाना, मैट पलटना है. आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है, आप स्वयं हैंडीकैप्ड है, डिसेबल है, डिपेंडेंट नहीं है, यू आर अर्निंग योर इनकम, देन वॉट एवर यू आर अर्निंग योर इनकम आपको 75,000 का फिक्स डिडक्शंस मिलेगा. और यदि आप सीवियरली डिसेबल है तो आपको 1,25,000 का डिडक्शंस. You are resident individual, you yourself is handicapped, your relative is not claiming for you 80DD, your relative are not claiming 80DD for you, then you can claim deductions either 75,000 or 1,25,000 as the case may be. मुझे याद नहीं आ रहा, तुम जैसा बोले 150 है फाइनली. 80DD की तो बात हो रही है यार, हैंडीकैप की बात हो रही है ना यहाँ पे. 80U में भी सब क्या बात कर रहे हैं, जुड़वा भाई है क्या, यहाँ पे मिस्टेक है. 1,25,000 दोनों जुड़वा भाई, 1,25,000. मैट में देख लेना, परेशान मत होना. मन में आता है, आ जाता है ना, तो उसको तो जरूर से मैट में देख लेना चाहिए. नहीं तो जो एक कीड़ा जो रहता ना, वो कीड़ा रह ही जाता है. एक हमारा करण था, करण, उसको कृष्ण भगवान आके समझा दिया कि मत करे काम. उसके दिमाग में कीड़ा था दोस्ती का, नहीं दुर्योधन मेरा दोस्त है. भगवान आके उसको समझा दिए कि वो बदमाश उसकी दोस्ती मत कर, परंतु कीड़ा कभी नहीं जाता. इसलिए जब भी कभी दिमाग में कीड़ा है तो आपको जरूर से देख लेना चाहिए. फिर यहाँ पे टाइपिंग एरर, ये कीड़े को और बढ़ावा दे रही है. हैंडीकैप बंदा है तो वो हैंडीकैप बंदा
के लिए यदि उसके रिलेटिव ने 80 डबल डी क्लेम कर लिया तो फिर उसको 80 यू नहीं मिलेगा, और यदि उसने अपने लिए 80 यू क्लेम कर लिया तो उसके लिए रिलेटिव को 80 डबल डी नहीं मिलेगा। मतलब एक ही हैंडीकैप के लिए 80 यू और 80 डबल डी उसकी फैमिली को एक साथ होबे ना। तो हमने देखो भैया ये चार्ट पलट लिया, और ये चार्ट पलटते समय हमें सिर्फ इतना धीरे धीरे पढ़ने के बावजूद भी 1.5 घंटे नहीं लगे। आप बोलते हो डिडक्शन स्टॉप, इतना धीरे पढ़ा मैं, इतना धीरे तो मैं पढ़ता ही नहीं। ये तो टॉपिक की महिमा है कि बहुत धीरे पढ़ा मैंने। नहीं, हम लोग आ जाए, एक बार मैट पलटो। हो गया क्या? डिडक्शन से एक बार हो गया क्या? एक टैक्स म्यूजिक सुन लो यार, क्या हो गया? टैक्स म्यूजिक पता नहीं कितना कंप्लीट है कितना इनकम्प्लीट है, नहीं सुनो यार, थोड़ा जोर लगाओ शरीर में। ऐसे उदास शरीर डिडक्शन जैसा टॉपिक थोड़ी पढ़ सकता है। आओ टैक्स म्यूजिक पढ़ते हैं, थोड़ा जोर लगाना शरीर में। हाँ, शायद विजिबिलिटी थोड़ी खराब है, तो थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा खराब है। ये बार ट्राई करता हूँ विजिबिलिटी ठीक हो जाए तो। यार अभी तो ठीक है, फिर पता नहीं कौन सा वाइट में डाल दे लो फॉन्ट, नहीं डाल, चलो अच्छा। भैया म्यूजिक का जो हमारा जो म्यूजिक का कंटेंट है ना वो उसी में है, सोनू तुझको भरोसा नहीं क्या। ठीक है, थोड़ा जोर लाना पड़ेगा। स्टूडेंट तुझे डिडक्शन से डर लगता क्या? मेरे संग 5 मिनट आता क्या? कुछ भी नहीं है टफ टफ, चल मेरे संग भाई रट रट। 80 2 जन 1.5 लाख, ट्रिपल सी 1 जन 1.5 लाख, ट्रिपल सी 1 जन, CCD एम्प्लॉयर 10%, एम्प्लॉय का भी 10%, ATDMIP 25,000, मम्मी पापा का भी 25,000, ATDD हैंडीकैप को 75,000 लेस हो। डरावनी डरावनी बीमारियां 40,100 लेस दिया। ATEA लोन है, ऊंची पढ़ाई किया कौन है? इंटरेस्ट EI से दे दे, सारा डिडक्शन ले ले। ATEA ETB भी दूसरे में बनाया हुआ है, यहाँ पे आया नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। यूट्यूब में जब सुनोगे तो इसमें सब आ जाएगा। अभी आ जाओ, ATG में सब डोनेशन दो, 50-100 का डिडक्शन लो, लिमिट में रहना सरकार जी, कैश डोनेशन 2000 ही। ATGG में आओ, रेंट का डिडक्शन पाओ, 5000 की लिमिट है, 25% तक सीमित है। ATGG ये सबको बिजनेस वाले नो सोशल वाला डोनेशन दो, 50-100 का डिडक्शन, सारा का सारा डिडक्शन लो। ATGG GGBGGC आओ, पॉलिटिकल पार्टी पटाओ, सारा का सारा डिडक्शन लो, कैश डोनेशन नो। ATJJ में आओ, जीव जंतु अजमाओ, फर्टिलाइजर की मुट्ठी, 5 साल की छुट्टी। JJA सबको टैक्स ऑडिट तेरी जब हो, 3 साल का कवरेज, 30% ऑफ वेजेज। ATQQB रेसिडेंट को मुंद्रा सर जैसा टैलेंट हो, किताबें लिखे जनाब जो, 3 लाख इनकम माफ हो।
ATRRB में आओ, पेटेंट रजिस्टर कराओ, रेसिडेंट इंडिविजुअल आओ, 3 लाख डिडक्शन पाओ, ATTTA में 2 जन, इंटरेस्ट का है डिडक्शन, सेव इन इंटरेस्ट होना चाहिए, 10,000 डिडक्शन पाइए, ATU डिडक्शन पैक है, रेसिडेंट खुद हैंडीकैप है, 75,000 डिडक्शन, देख भाई हट गया टेंशन, देख भाई हट गया टेंशन, स्टूडेंट तुझे डिडक्शन से डर लगता क्या, मेरे संग 5 मिनट आता क्या, कुछ भी नहीं है टफ टफ। तो ये चलता रहेगा। इस सीक्वेंस में तो इतना हो गया, वही बहुत है। लेकिन इसका जो फुल वर्सन है उसमें ATTTB, ATEA, ETB सब कुछ कवर्ड है। शॉर्ट क्लास, शॉर्ट टैक्स म्यूजिक, लेकिन स्टडी में हम पूरा पलटेंगे, ठीक है।